क्या होगा अगर मैं कहूं कि किसी राज्य का जो शहर सबसे गर्म है, वही शहर सर्दियों में वहां का सबसे ठंडा स्थान भी बन जाता है? मतलब एकदम विपरीत बात। और ये भी सोचिए कि जिन प्राचीन चट्टानों पर 45 डिग्री की चिलचिलाती धूप पड़ती है, उन्हीं के ठीक नीचे शायद भारत के इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति का पूरा भविष्य छिपा हो। बिल्कुल, और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय बिल्कुल यही है। हमारे सामने जो स्रोत हैं वे बिहार भूगोल मास्टर क्लास के बहुत ही विस्तृत नोट्स हैं। हाँ, और हमारा मिशन यहाँ सिर्फ आंकड़ों को रटना नहीं है। हम इस राज्य के भौगोलिक डीएनए को डिकोड करने जा रहे हैं। सही कहा। मतलब इसकी करोड़ों साल पुरानी चट्टानों से लेकर उफनती नदियों और उन खनिजों तक जो अभी भी जमीन के नीचे दबे हैं, ये जानकारी सिर्फ परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए नहीं, बल्कि किसी भी जिज्ञासु के लिए है जो जमीन और उसके इतिहास को समझना चाहता है। बिल्कुल, तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं इसके आकार से। बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% हिस्सा है। ये करीब 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से एक स्थलरुद्ध यानी लैंडलॉक्ड राज्य है। और देखिए, इस स्थलरुद्ध होने का ना एक बहुत गहरा ऐतिहासिक और आर्थिक प्रभाव पड़ता है। वो कैसे? इसकी समुद्र तट से दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन समुद्री तट न होने का मतलब है कि इतिहास में वहां कभी कोई बड़ा व्यापारिक बंदरगाह नहीं बन पाया। अच्छा, तो मतलब औपनिवेशिक काल में जो समुद्री व्यापार होता था, उसका सीधा फायदा इसे नहीं मिला होगा। एग्जैक्टली। इसी भौगोलिक स्थिति ने इस क्षेत्र को पूरी तरह से अपनी जमीन, कृषि और सबसे ज्यादा अपनी नदियों पर निर्भर कर दिया। और अगर हम इस जमीन के आकार की कल्पना करें तो नोट्स बताते हैं कि ये लगभग एक आयत यानी रेक्टेंगल जैसा दिखता है। हाँ, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का विस्तार काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। उत्तर में नेपाल सीमा पर पश्चिमी चंपारण से लेकर दक्षिण में गया तक इसकी लंबाई 345 किलोमीटर है। मतलब अगर रोजमर्रा के सफर से जोड़ें तो ये लगभग दिल्ली से जयपुर तक की दूरी है। और वहीं पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम में कैमूर तक ये 483 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन इस आयताकार जमीन के नीचे का जो इतिहास है, वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो हिस्सा। इसके भूवैज्ञानिक इतिहास में गजब का विरोधाभास है। बिल्कुल। राज्य के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में भारत की कुछ सबसे पुरानी चट्टानें मौजूद हैं। इन्हें हम धारवाड़ और विंध्यन क्रम की चट्टानें कहते हैं, जो कैम्ब्रियन पूर्व युग की हैं। कैम्ब्रियन पूर्व मतलब उस समय की जब पृथ्वी पर जीवन बस आकार ही ले रहा था। हाँ, मतलब करोड़ों साल पुरानी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे ही हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो पाते हैं कि राज्य का 95% हिस्सा गंगा का समतल मैदान है। और ये मैदान भूवैज्ञानिक दृष्टि से चतुर्थक या क्वाटनरी युग की संरचना है। सही कहा। यानी धरती के इतिहास की घड़ी में ये बिल्कुल कल की ही बात है। एकदम नया। एकदम नया। ये तो ऐसा है जैसे कोई एक ऐसा घर देख रहा हो जिसकी नींव करोड़ों साल पुरानी ठोस चट्टानों से बनी है, लेकिन उस घर की दीवालों पर जो पेंट हुआ है वो एकदम ताज़ा है। बहुत सही तुलना है। लेकिन एक ही राज्य में इतनी प्राचीन और इतनी नवीन भूवैज्ञानिक संरचनाएं एक साथ कैसे बन गई? देखिए, इस नए पेंट की कहानी दरअसल हिमालय के जन्म से जुड़ी है। अच्छा। हाँ, जब उत्तर में भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी और हिमालय पर्वत श्रृंखला ऊपर उठ रही थी, तब हिमालय और दक्षिण के इस प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार के बीच ना एक बहुत बड़ी खाई बन गई थी, एक टेक्टोनिक डिप्रेशन। ओहो, तो फिर उस खाई में लाखों सालों तक हिमालय से निकलने वाली तेज रफ्तार नदियों ने पहाड़ों को काटा। वो अपने साथ भारी मात्रा में गाद, रेत और मिट्टी लेकर आईं और उस खाई में भरनी शुरू कर दी। और उसी अथाह भराव से ये गंगा का विशाल समतल मैदान तैयार हो गया। बिल्कुल। तो जमीन के नीचे की ये कहानी ही तय करती है कि जमीन के ऊपर की शक्ल कैसी होगी। सही बात है। अब चूंकि 95% हिस्सा समतल है तो ज्यादातर परिदृश्य बिल्कुल सीधा है, लेकिन उत्तर पश्चिम में पश्चिमी चंपारण की तरफ परिदृश्य बदल जाता है। हाँ, वहाँ शिवालिक की श्रेणियां हैं। बिल्कुल। नोट्स में भी यही है कि वहां सोमेश्वर श्रेणी सबसे ऊंची है, करीब 874 मीटर, और वहीं रामनगर दून और हरा घाटी भी हैं।
ये शिवालिक श्रेणी उसी हिमालयी उत्थान का सबसे बाहरी और सबसे नया हिस्सा है। ये एक प्राकृतिक सीमा भी देती है और वहाँ के स्थानीय मौसम को काफी हद तक प्रभावित भी करती है। और मौसम की बात करें तो यहीं पर मुझे नोट्स में सबसे दिलचस्प बात नजर आई, वो गया के तापमान वाली बात। हाँ, नोट्स में स्पष्ट है कि राज्य को 80% बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून से मिलती है। इसीलिए किशनगंज, जो बंगाल के सबसे करीब है, वहां सबसे ज्यादा 180 सेंटीमीटर बारिश होती है। लेकिन तापमान के मामले में मैं उलझ गया। सबसे गर्म स्थान गया जिला है और सबसे ठंडा स्थान भी गया ही है। एक ही जिला दोनों चरम सीमा पर कैसे हो सकता है? ये जो गया का विरोधाभास है ना, ये सीधे तौर पर जमीन के नीचे की उन प्राचीन चट्टानों से जुड़ा है जिनकी हमने अभी बात की थी। धारवाड़ चट्टानें। बिल्कुल। गया दक्षिण बिहार में है, जहां धारवाड़ क्रम की कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। विज्ञान का एक बुनियादी नियम है विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट? हाँ, इन चट्टानों और पत्थरों की विशिष्ट ऊष्मा बहुत कम होती है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो तापमान को अपने अंदर रोक कर नहीं रख सकती, मतलब वो एक गर्म तवे की तरह बर्ताव करती हैं। ठीक ऐसा ही होता है। गर्मियों में सूरज की तेज किरणों से ये चट्टानें बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं और आसपास की हवा को एकदम भट्टी की तरह तपा देती हैं। तभी वहां तापमान 45 डिग्री के पार चला जाता है। हाँ, लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं, सूरज की किरणें तिरछी हो जाती हैं। अब ये वही चट्टानें हैं जो अपनी गर्मी उतनी ही तेजी से वापस वायुमंडल में छोड़ देती हैं, क्योंकि वो कुछ सोख कर तो रखती नहीं है। एकदम सही। नतीजतन सर्दियों में ये पूरा इलाका एक फ्रीजर की तरह बर्ताव करता है और कड़ाके की ठंड पड़ती है। बाप रे, तो जमीन के नीचे के पत्थर तय कर रहे हैं कि गर्मियों में कितने एसी चलेंगे और सर्दियों में कितने कंबल निकलेंगे। बिल्कुल। और जलवायु की बात हो ही रही है तो कोपन वर्गीकरण का भी जिक्र करना जरूरी है। हाँ, नोट्स के अनुसार उत्तर बिहार CWG और दक्षिण बिहार AW क्षेत्र में आता है। हाँ, CWG का मतलब है गर्म समशीतोष्ण, जहां सर्दियां सूखी होती हैं और गर्मियां नमी से भरी। ये खेती के लिए एक तरह से ग्रीन हाउस जैसा है। और दक्षिण में जो AW है, वो उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु है। मतलब यहाँ सूखे और बारिश के मौसम के बीच का अंतर बहुत ही स्पष्ट होता है। अत्यधिक गर्मी और मानसून की ये बात हमें सीधे राज्य की जीवन रेखा की ओर ले जाती है। यहाँ की नदियां ही तो इस जमीन को आकार देती हैं। बिल्कुल। नोट्स में गंगा को किसी केंद्रीय धमनी की तरह दिखाया गया है। बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है, कटिहार से बाहर निकलती है और 445 किलोमीटर बहते हुए पूरे राज्य को 2 हिस्सों में बांटती है। गंगा मुख्य धुरी जरूर है, लेकिन जो नदियां उत्तर और दक्षिण से आकर इसमें मिलती हैं, वो अपने आप में 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। और इन नदियों का जो वर्णन है ना, वो बड़ा अनोखा है। ऐसा लगता है जैसे हर नदी की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है। जैसे उत्तर की नदियां जो हिमालय से आती हैं। हाँ, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, जो पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी उत्तरी नदी है, बागमती, कोसी और महानंदा। ये सभी सदा नीरा हैं, मतलब साल भर इनमें पानी रहता है क्योंकि इन्हें ग्लेशियरों का पानी मिलता है। लेकिन इनमें से कोसी की प्रतिष्ठा तो बहुत डरावनी है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये अचानक अपना रास्ता बदलती है। आखिर कोई नदी अपना रास्ता इतनी बार क्यों बदलती है? इसके पीछे नदी के ढलान और उसके मलबे का विज्ञान है। देखिए, कोसी जब हिमालय की खड़ी ढलानों से नीचे उतरती है तो पानी की रफ्तार बहुत तेज होती है। ये अपने साथ भारी मात्रा में गाद, रेत और बड़े पत्थर लाती है। लेकिन जैसे ही ये समतल मैदानों में प्रवेश करती है, ढलान खत्म हो जाती है और पानी की गति धीमी पड़ जाती होगी। एकदम धीमी। तो वो सारा मलबा नदी के तल में बैठ जाता होगा। मतलब नदी खुद अपना ही रास्ता ब्लॉक कर लेती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब तल में इतना ज्यादा गाद जमा हो जाता है कि पानी के आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं बचता, तो पानी किसी भी नई दिशा में किनारा तोड़कर बहने लगता है। ओहो, यही कारण है कि कोसी हर साल एक नया रास्ता तलाश लेती है और गांव में बाढ़ आ जाती है। हाँ, और इसके ठीक विपरीत है दक्षिणी नदियां। हाँ, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन और फल्गु, जो प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती हैं। मौसमी नदियां जो गर्मियों में अक्सर सूख जाती हैं। लेकिन इनकी सांस्कृतिक पहचान विज्ञान से बहुत आगे है। बिल्कुल, ये हिस्सा मुझे बहुत रोचक लगा। फल्गु नदी जो निरंजना और मुहाना के संगम से बनती है, उसे गया में पिंडदान के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। और दूसरी तरफ कर्मनाशा है। हाँ,
कैमूर की पहाड़ियों से निकलने वाली कर्मनाशा को इतना अपवित्र माना गया है कि पुरानी मान्यताओं में इसका पानी छूने से अच्छे कर्म नष्ट हो जाते थे। ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे गहरी सामाजिक वजह हैं। कर्मनाशा के अनियमित और विनाशकारी व्यवहार के कारण ही उसे अपवित्र माना गया। मतलब वो अचानक उफान पर आ जाती थी। हाँ, और रातों रात किसानों की फसलें बर्बाद कर देती थीं। पुराने समय में जब कोई प्राकृतिक चीज इतनी अप्रत्याशित तबाही लाती थी तो समाज उसे अशुभ मान लेता था। और फल्गु के मामले में क्या है? फल्गु एक अंतःसलिला नदी है। पानी रेत के नीचे नीचे बहता है। ये कभी अचानक विनाश नहीं लाती। सदियों से एक शांत और स्थिर स्रोत रही है, इसलिए ये अनुष्ठानों के लिए पवित्र मानी गई। कमाल है। तो नदियों का ये व्यवहार सिर्फ धर्मी नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था को आकार देता है। बिल्कुल। उत्तर में हर साल बाढ़ से नई जलोढ़ मिट्टी या खादर तो मिलती है, जो खेती के लिए बेहतरीन है, लेकिन बाढ़ के डर से वहां कारखाने लगाना मुश्किल है। और दक्षिण में इसका उल्टा है। वहां जमीन पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी से बनी है और बाढ़ का खतरा कम है। इसीलिए ऐतिहासिक रूप से दक्षिण का हिस्सा अधिक स्थिर रहा। मगध और मौर्य जैसे प्राचीन साम्राज्य भी दक्षिण बिहार से ही उभरे, क्योंकि उनके पास स्थिर जमीन थी और पठारों के खनिजों तक आसान पहुंच भी। बिल्कुल। खनिजों की बात आई है तो नोट्स के सबसे दर्दनाक हिस्से पर आते हैं। साल 2000 का विभाजन। वो एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका था। हाँ, जब झारखंड बना तो वो सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था। नोट्स बताते हैं कि विभाजन के बाद 96% खनिज झारखंड में चले गए। इस राज्य के पास सिर्फ 4% खनिज बचे। रातों रात भारी उद्योगों का पूरा आधार, जो कोयले और लोहे पर टिका था, वो नई सीमाओं के पार चला गया। राज्य अचानक सिर्फ कृषि पर निर्भर हो गया। वे तो ऐसा है जैसे कोई रातों रात आपकी तिजोरी का 96% हिस्सा खाली कर दे। एकदम सही। लेकिन फिर अचानक आपको अपनी पुरानी जैकेट की जेब में एक दुर्लभ हीरा मिल जाए। वो कैसे? जब मैंने बचे हुए 4% खनिजों की सूची देखी तो ऐसा ही लगा। भले ही मात्रा कम है, लेकिन जो खनिज बचे हैं वे एकाधिकार या मोनोपोली रखते हैं। हाँ, मात्रा से ज्यादा अब गुणवत्ता और रणनीतिक महत्व की बात है। जैसे भारत का 95% पायराइट केवल रोहतास की अमझोर पहाड़ियों में पाया जाता है। विंध्यन चट्टानों के कारण कैमूर और रोहतास में प्रचुर चूना पत्थर है, जो सीमेंट उद्योग की संजीवनी है। और धारवाड़ चट्टानों के कारण जमुई, मुंगेर और पश्चिमी चंपारण में सोने के भंडार होने की भी पुष्ट खबर है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, गया में यूरेनियम और लिथियम के भंडारों की मौजूदगी। यही तो वो दुर्लभ हीरा है जिसकी आप बात कर रहे थे। हाँ। आज के परिदृश्य में कोयला या चूना पत्थर पुराने युग के उद्योग हैं, लेकिन लिथियम आज का सफेद सोना है। इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्टफोन और नवीकरणीय ऊर्जा की बैटरियां सब लिथियम पर टिकी हैं। और यूरेनियम स्वच्छ परमाणु ऊर्जा के लिए जरूरी है। मतलब सोचिए ना, जिन धारवाड़ चट्टानों की हमने शुरुआत में बात की थी, जो गया में 45 डिग्री का भीषण तापमान पैदा कर रही थी, उन्हीं के नीचे भविष्य की ऊर्जा के स्रोत दबे हैं। प्रकृति का गजब चक्र है। भले ही अभी बड़े पैमाने पर खनन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इनका अस्तित्व ही इस क्षेत्र को रणनीतिक नक्शे पर ले आता है। और जब तक ये नया औद्योगिक भविष्य पूरी तरह से नहीं आता, कृषि ही मुख्य आधार है और कृषि के लिए सिंचाई अहम है। बिल्कुल। और 95% समतल मैदान का फायदा ये है कि सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा नलकूपों यानी ट्यूबवेल का इस्तेमाल होता है, करीब 63.9%। क्योंकि हिमालयी नदियों की बिछाई मिट्टी के ठीक नीचे भूजल का विशाल भंडार है, बोरवेल खोदना आसान है। लेकिन दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में कठोर चट्टानों के कारण नहरों का महत्व बढ़ जाता है। इसीलिए राज्य की सबसे पुरानी नहर 1874 में बनी सोन नहर दक्षिण में ही है। त्रिवेणी नहर और कोसी परियोजनाएं भी इसी का सबूत हैं। और मिट्टी की विविधता भी तो कमाल है। हाँ, भूगोल की ये विविधता हर 50 किलोमीटर पर बदलती है। उत्तर में चंपारण से किशनगंज तक दलदली तराई मिट्टी है धान और जूट के लिए, फिर बलसुंदरी मिट्टी है मक्का और तंबाकू के लिए, और दक्षिण में टाल मिट्टी जो बारिश का पानी सूखने पर दलहन फसलों के लिए वरदान बन जाती है। ये सब देखकर समझ आता है कि भूगोल सिर्फ नक्शे पर बनी रेखाएं नहीं है, ये एक जिंदा सिस्टम है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हमें जमीन फाड़कर बाहर आते हुए भी दिखते हैं। आप हॉट स्प्रिंग्स की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। राजगीर का ब्रह्मकुंड जो सबसे गर्म है, मुंगेर और गया के गर्म जल के कुंड, अक्सर लोग इन्हें सिर्फ धार्मिक दृष्टि से देखते हैं। लेकिन विज्ञान की नजर से ये हॉट स्प्रिंग्स इस बात का सीधा सबूत है कि जमीन के नीचे भारी जियोथर्मल ऊर्जा मौजूद है। प्राचीन चट्टानों की दरारों से भयंकर गर्मी पानी को उबालकर सतह तक ला रही है। बिल्कुल। हर सरकारी नीति
औद्योगिक योजना और आपदा प्रबंधन सबके मूल में भूगोल ही होता है। सही बात है। आज की चर्चा से स्पष्ट है कि 94,000 वर्ग किलोमीटर का ये टुकड़ा विरोधाभासों से भरा है। पानी जो जीवन भी देता है और तबाही भी। और वो जमीन जो 96% खनिजों से वंचित हो गई, लेकिन अब लिथियम के रूप में एक नई सदी का भविष्य छिपाए बैठी है। बिल्कुल। और इसी बदलाव के साथ हम एक विचार पर रुकते हैं। आज हमने देखा कि इस प्राचीन जलोढ़ मैदान और धारवाड़ चट्टानों के नीचे लिथियम के भंडार हैं। ऐसे में क्या ये संभव है कि केवल नदियों की भयानक बाढ़ और कृषि के लिए पहचाना जाने वाला ये क्षेत्र आने वाले दशकों में भारत की ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक क्रांति का एक नया वैश्विक केंद्र बन जाए? बहुत ही गहरा सवाल है। क्या करोड़ों साल पुरानी चट्टानों की वो मजबूत नींव अब एक नई तकनीकी सदी का भार उठाने के लिए तैयार हो रही है? इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा।